तो वेलकम करता हूँ सिद्धार्थ भैया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम। आप लोगों को बताया था व्यूअर्स को मैंने कि सिद्धार्थ भैया जो कि फॉर्मर स्टेट लेवल क्रिकेटर हैं और राजस्थान से खेल चुके हैं, उसके अलावा स्टेट लेवल क्रिकेट खेलने के बाद ही इज़ अ जर्नलिस्ट, ही इज़ अ फिल्म मेकर। इनका एक शो चलता है क्रिकेट विद महान, और साथ में खेल खेल में खेल खेल में इनके ब्लॉग्स आते हैं काफ़ी सारी अच्छी बड़ी वेबसाइट्स पे, जैसे कि शायद मनी कंट्रोल पे मैं पढ़ चुका हूँ कई बार, और एक दो और वेबसाइट्स है जिन पे आप इनके ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ब्लॉग्स होते हैं, डिटेल्ड होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक स्टोरी टेलर है, तो इनका जो अंदाज़े बयां है वो बड़ा खूबसूरत है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और एज अ स्पोर्ट्स लवर, एज अ क्रिकेट लवर, मैं इन्जॉय करता हूँ उस चीज़ को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही अच्छा सीज़न है अभी, क्योंकि क्रिकेट इज़ इन दी एयर राइट नाउ। एक तरफ एशेज चल रही है, एक तरफ इंडिया और अफ्रीका का गेम चल रहा है। तो सिद्धार्थ भैया, हाउ इट फील्स? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना लवली वेलकम और लवली इंट्रोडक्शन के लिए। और ये कम है अच्छा नहीं, थैंक यू सो मच। और एक्चुअली बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि एशेज़ देखते हुए आ रहे हैं और इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज़ चल रही है। उसके अलावा इतने सारे दूसरे अलग अलग छोटे छोटे T20 मैचेस चल रहे हैं अलग अलग जगह पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं फॉलो कर रहा था इन मेन सीरीज से ज़्यादा, वो थी जो अभी इंडिया की ए टीम राइजिंग जो टीम थी, वो कल सेमीफाइनल में जो हारी है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच हो रहे हैं। बट या ऑफ कोर्स अ गुड टाइम एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी सर। एशेज चल रही है भैया, मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में एशेज से ज़्यादा हॉट टॉपिक कुछ भी नहीं होता, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। एंड व्हेन यू सी दैट सीरीज, तो ऐसा लगता है कि गूज़बम्स हैं। आई डोंट नो, एक अलग सा माहौल है। दो वी बोथ आर इंडियन क्रिकेट सपोर्टर्स, वी बोथ लिव क्रिकेट इंडियन, बट प्रॉब्लम ऐसा है ना कि जब ये एशेज चलती है ना, तो एक अलग से गूज़बम्स आते हैं। ना मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट देखने का वो जो दिल करता है ना, वो बड़ा मज़ा आता है। और आज आपने अगर स्कोर देखा हो तो ट्रेविस हेड इज प्लेइंग बेसबॉल। Exactly. वो क्या मतलब, क्या सोच है इनकी ऑस्ट्रेलिया को, मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्या है भैया ऐसा? आप इतना स्पोर्ट्स कवर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या है जो उनको ऑस्ट्रेलिया को अलग बनाता है? व्हाट डू यू थिंक, मतलब व्हाट डू यू फील? एक तो क्या है कि माइंडसेट और जो कल्चर है वो पूरा डिफरेंट है। इट्स नॉट जस्ट द टीम, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम उस कल्चर को रिप्रेजेंट करती है जो कि स्पोर्ट्स को बहुत फेवरेबली देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक लोग हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो वो क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। एक कल्चर है वहाँ पर कि जब बच्चा स्कूल में होता है या वैसे भी घर में भी एक उसको पुश किया जाता है किसी भी स्पोर्ट को लेने के लिए, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो टेनिस हो, कोई से भी। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल है, अलग उनके स्पोर्ट्स हैं, और हॉकी है। हर स्पोर्ट डोमिनेट करता है। ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता है। तो ये उनका कल्चर है जहाँ पर उनको बच्चों को जो होता है पुश किया जाता है कि वो स्पोर्ट्स को टेकअप करें। उस माइंडसेट में एक आपके क्या होता है, टफनेस आ जाती है। आप जब कॉम्पिटिटिवनेस एक आपके बचपन से सिखाई जाती है एज एन एथलीट, फिज़िकली आप ज़्यादा ट्रेंड होते हैं बाकी दुनिया से। तो जब आप उस लेवल पे आते हैं, उनमें से कुछ जने जब स्पेसिफिक अपना करियर चूज़ करके क्रिकेट टीम में आते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स बनते हैं, तो वो उस कल्चर को, उस टफनेस को रिप्रेजेंट करते हैं और वो पूरी दुनिया से अलग है। आप उसी कंपैरिजन में अगर आप देखोगे इंडिया से, हमारे इंडिया में आज जाके थोड़ा बहुत क्रिकेट को पुश मिल रहा है क्योंकि उसमें ये दिख रहा है पेरेंट्स को कि पैसा बहुत है। बट अदरवाइज हमारे यहाँ अभी भी हम ओलंपिक्स में मुश्किल से 1 या 2 या 3 मेडल ले पाते हैं, उसमें हम बहुत खुश हो जाते हैं। और वहाँ ऑस्ट्रेलिया कम्पीट कर रही होती है विद US, विद चाइना। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ आप कम्पीट माइंडसेट में आप कर नहीं सकते हैं, और वही उनको हर स्पोर्ट में आगे लेके जाता है। वही ऑस्ट्रेलियन टीम रिप्रेजेंट करती है। और कितना छोटा सा एरिया, कितनी कम पॉपुलेशन। वैसे एक्चुअली एरिया के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 3 गुना ज़्यादा बड़ी कंट्री है। नहीं, बट हाँ, लिवेबल एरिया जो है उसका वो कितना छोटा है, पॉपुलेशन कितनी कम है इंडिया के मुकाबले में, बट मेंटली दे आर सो टफ यार। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने हमारे सीनियर्स को, कहीं भी मैं बात करता हूँ क्रिकेट लवर्स, तो इंडिया में आप पूरे भरे हुए हैं, तो बात करो तो अक्सर ये बड़े लोग भी कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को अगर आपने नॉकआउट से पहले बाहर कर दिया, तब तो वो चांसेस हैं कि आप उनसे जीत सकते हो। जब द मोमेंट दे कम इनटू सेमीफाइनल्स और फाइनल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा हो जाती है। दे आर मेड फॉर दिस काइंड ऑफ स्टेज, आई गेस। राइट। इट्स क्या होता है कि जो अपन कल्चर की बात कर रहे हैं, उसी में जब आप सिर्फ स्पोर्ट को आप शुरुआत से खेल रहे होते हैं, तो आप इसलिए नहीं खेलते हैं कि आपको जीतना है या हारना है। वो कल्चर का पार्ट है आपका, आप खेलते आ रहे हैं, तो आपके ऊपर। और प्लस मैं बहुत स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहूँगा, एक डेवलप्ड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। बहुत फ़र्क पड़ता है सबसे
क्योंकि क्या होता है कि इंडिया स्टिल इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, Developing हमारी पॉकेट से जो काफ़ी पॉवर्टी में है अभी भी, उसमें से काफ़ी सारे क्रिकेटर्स की स्टोरीज आपने सुनी है पिछले कुछ टाइम में, जो क्रिकेटर्स काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से और तकलीफ़ों भरे बैकग्राउंड से ऊपर उठे हैं। Absolutely. उस सारे एक परावेश में अगर आप देखोगे तो माइंडसेट में आपके एक एक्सट्रीम प्रेशर नहीं होता कि अगर हमने अच्छा नहीं किया तो अब क्या होगा। इंडियन प्लेयर्स के ऊपर, इंडियन एक एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर होता है हमारे प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में वो कल्चर एक बहुत अलग है, इजी है, आपको कोई भी काम आपको कर लेना, उसके बाद वो किसी भी जॉब में जाते हैं, एक सिक्योर एनवायरनमेंट है। वही माइंडसेट को लेके जब वो क्रिकेट में आते हैं तो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आज ये फाइनल है, सेमीफाइनल है, उनको हारने पे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग कितनी गालियाँ देंगे। हमारे यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और वही प्रेशर टीम पे दिखता है। पढ़ाई में भी ज़्यादा होता है हमारे। वो फाइनल्स में देखो आप 2023 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था, सबको बहुत दुख हुआ। मत छेड़ो आप। हाँ, बट आप ये देखो, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया पूरे फर्स्ट है ना जो लीग मैचेस में, अगर आप देखो, याद हो आपको, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जैसे ही वो फाइनल में आए उनका लेवल आगे आ गया और हमारा जो एक्चुअली हम उनसे सुपीरियर टीम थे उस पूरे वर्ल्ड कप में, हमने अपना लेवल आधा कर लिया क्योंकि हमने प्रेशर ले लिया पूरे। अगर आप मैच को देखोगे प्रेशर से हारे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी टीम थी। और वो फ़र्क हो जाता है, एक उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हार जाएंगे तो पब्लिक रिएक्शन क्या देगी, वो डिफरेंस। हम प्रेशर में रहते हैं। मुझे शायद आज जिस टूर्नामेंट की आप बात कर रहे हैं, तो मेरे भतीजे और हम कजन्स आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो मेरा एक भतीजा है, ही इज़ एन इंग्लैंड सपोर्टर, तो उसको इंग्लैंड बहुत पसंद है। तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए कह रहा था कि यार ये तो अब बाहर हो गई, एंड ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट काफ़ी गेम लूज़ कर गई थी, तो बाहर होने के कगार पे थी। बट मैंने उसको ये बात बोली थी, आई स्टिल रिमेंबर दीज वर्ड्स, कि जब तक ऑस्ट्रेलिया के आगे ई लिखा हुआ नहीं आ जाए, जब तक आप उसको बाहर नहीं कर सकते। एंड वही हुआ। वो आप देखो ना, अफगानिस्तान वाला मैच था, मैक्सवेल ने अकेले एक पाँव पे जिताया है, 200 रन बनाए थे। क्या बोलेंगे आप ऐसी लीग्स के लिए? मतलब वो मुंह के अंदर से, गले से वो जीत खेल के लेके गया, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अफगानिस्तान एक कॉम्पिटिटिवनेस और एक जो उनका माइंडसेट अबाउट स्पोर्ट्स है ना, वो बहुत डिफरेंट है। वो एक आपको फील आ जाती है, जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड भी हो जाते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि यार अब कोई गेम खेलूँ, कोई मैं स्पोर्ट ले लूँ, मैं चलो स्विमिंग करने चलते हैं, चलो यार रनिंग करके आते हैं। इस तरीके का कल्चर हवा में है उनके। आपका कोई इत्तेफाक हुआ है कि आपने ऑस्ट्रेलिया में कुछ कवर किया हुआ अभी तक? ऑस्ट्रेलिया में जाके नहीं हुआ कवर करने का अभी तक मौका, बट होपफुली बहुत जल्द होगा। बहुत क्लोज आया है। अभी जो लास्ट सीरीज हुई थी, अच्छा, उस टाइम पे मेरा ऑलमोस्ट ये था कि मैं जाके कवर करूंगा, बट मैं उस टाइम पे मेरा शो चालू हो रहा था, तो उसके जा नहीं सकता था। एशेज कब कर रहे हैं? होपफुली एशेज कब कर रहे हैं? एशेज शायद मुझे ना मिले, क्योंकि मैं पर्सनली तो चाहूँगा, बट जो शो के स्पॉन्सर्स हैं उनको कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में फॉलो नहीं करते ज़्यादा। ओके, बट एज अ स्पोर्ट्स लवर आप तो देखिए, आपने अपने जो लव था स्पोर्ट्स का, उसको आपने अपना पैशन बना के उसको अपना प्रोफेशन भी बनाया। बहुत कम लोग कर पाते हैं ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ स्पोर्ट्स लवर एक बार तो होता होगा, जैसे जो टेनिस फैन होते हैं उनको लगता है एक बार विंबलडन तो देखना है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि एशेज तो एक बार देखना बनता है। बिल्कुल बनता है। मैं पर्सनल लेवल पे मैं बहुत चाहूँगा, बट आई एम नॉट सो श्योर कि उस समय मुझे कवर करने को मिले, क्योंकि दैट हैज़ अ लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑन द स्पॉन्सर्स, कि आपको जो आप कवर कर रहे हो उसको पीछे जो शो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका कितना इंटरेस्ट है। वो इंडिया में एशेज़ को सिर्फ हमारे जैसे स्पोर्ट्स लवर्स या क्रिकेट लवर्स हैं जो फॉलो करते हैं, जनरल लेवल पे बहुत फॉलो नहीं करते हैं। बट ऑफकोर्स मेरे पर्सनल लेवल पे आई वुड लव टू गो, चाहे वो इंग्लैंड में हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, मैं जाके कभी ना कभी जल्द से जल्द एशेज फॉलो करना चाहूँगा। मैं भी चाहूँगा फॉलो तो करना चाहूँगा, बिल्कुल साथ जाएंगे यार। एशेज का एक टेस्ट मैच तो बनता है बॉस, बिल्कुल जो एक नहीं पूरी सीरीज, जो वो माहौल होता है ना, मतलब वो दैट इज समथिंग एल्स ऑन अनदर लेवल। आपको एक चीज़ मैं बताऊँ कि इस टाइम पे ऑस्ट्रेलियंस खुद ये फील कर रहे हैं कि एशेज से ज़्यादा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैचेस होते हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। एब्सोल्युटली, ये ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन जो आम जनता है वो भी फील कर रही है, क्योंकि आप देखो ना, पिछले 4 सीरीज इंग्लैंड वहाँ जाके हारी है, वहाँ क्या ऑस्ट्रेलिया ने लगातार एशेज 4 जीती हैं। इंडिया ने अभी ये लास्ट वाली सीरीज हटा दो, उससे पहले दोनों सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जाके लगातार बैक टू बैक जीती हैं, फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलियन साइड के साथ। वो चाहे 2018-19 में कह सकते थे कि स्मिथ नहीं थे और वार्नर नहीं थे, उस टाइम पे उन्होंने एक्सक्यूज़ बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, बट आप 2020-21 वाली जो टीम थी उसमें सब लोग थे और फिर भी इंडिया ने हराया। तो वो कॉम्पिटिटिवनेस, इवन अभी वाली में भी कॉम्पिटिटिव बहुत सीरीज थी, कुछ मार्जिन आगे पीछे रह गए और हम हार गए। बट अदरवाइज आई पर्सनली फील कि एशेज में इस समय उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना इंडिया ऑस्ट्रेलिया में इंटरेस्ट। बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम तो एज एन इंडियन सपोर्टर हैं तो हमारे लिए तो और क्रेज बढ़ जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें भैया, तो मैं एक टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि आप स्पोर्ट्स
एनालिस्ट भी हैं, तो खाली मतलब बहुत डीप भी जाते होंगे ऑब्वियसली कई प्लेयर की परफॉर्मेंस पे। एक प्लेयर है मिचेल स्टार्क, जो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एक हीरो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, अनसंग हीरो कहूँगा मैं उनको। क्या वजह है उनकी इस फिटनेस की, इस परफॉर्मेंस की? अभी के मैच में भी देखिए आप, पैट कमिंस नहीं खेल रहे, हेजलवुड नहीं खेल रहे, बोलैंड की पिटाई पड़ रही है, एंड स्टार्क जो है 7 विकेट ले जाते हैं। क्या उसको अलग बनाता है उस इंसान तो 10 हो गए। हाँ, अब तो ज़्यादा 10 विकेट हो गए मैच 10 विकेट हो गए मैच के। मतलब क्या है ऐसा उसके अंदर, स्टार्क के अंदर, कि इतना फिटनेस, जहाँ मीडियम पेसर्स थक रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, वहाँ स्टार्क को देखिए आप, कितना लंबा करियर, क्या प्रायोरिटीज। एथलीट हैं वो, तो वो सुप्रीम एथलीट हैं। सबसे पहले आप बॉलर या बैट्समैन होने से पहले आप एक एथलीट होते हैं। इंडियन प्लेयर्स में अगर आप देखेंगे, क्रिटिसिज्म नहीं है बट एथलीट नहीं है वो लोग। जसप्रीत बुमराह अगर आप देखेंगे, सुपर बॉलर, ज़बरदस्त उनकी एक मेंटल एबिलिटी है कि वो अपने कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, उनकी अवेयरनेस अबाउट द गेम बहुत अच्छी है। बट आप उनको वर्ल्ड एथलीट्स में अगर आप देखेंगे तो आप उसमें उनको उस लेवल पे नहीं रख सकते कि जैसे अगर कोई ट्रेंट बोल्ट हैं या फिर मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, विराट कोहली उस तरीके से विराट कोहली है। नहीं, विराट कोहली भी मैं कहूँगा कि नेचुरल एक एथलीट जो होता है ना, विराट कोहली को मैं फिर भी नेचुरल एथलीट नहीं कहूँगा। इनफैक्ट विराट कोहली खुद नहीं कहते हैं, विराट कोहली भी खुद ये मानते हैं कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस जगह पे आने के लिए। अगर आप इंडियन टीम में अगर आप देखोगे नेचुरल एथलीट हैं, वो हैं उमेश यादव थे, वो एबिलिटी थी। उसके साथ अगर आप नेचुरल एथलीट को देखोगे तो वो शिखर धवन थे। आप उनकी फिटनेस जो है वो आपको पता चल जाती है वैसे ही कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली एथलेटिक एबिलिटीज़ उनके होती हैं। हार्दिक पांड्या है बट वो ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर उनका शायद खेलने का उतना मन नहीं करता। बट सुप्रीम एथलीट है मिचेल स्टार्क, सुप्रीम एथलीट हैं। और स्पेसिफिकली उनका एक जो अपनी बॉडी को लेके जो अवेयरनेस है, मैंने देखे हैं उनके वीडियोस, जब वो ट्रेन करते हैं वो खाली नॉर्मल जिम में ट्रेन नहीं करते हैं, वो अपार्ट फ्रॉम जो ऑफ सीजन्स होते हैं उसमें वो जो अपनी बॉडी को सप्पल रखने के लिए, क्योंकि फास्ट बॉलर को अगर आप सिर्फ जिम में कर देंगे तो आपकी मसल टूट सकती है। कई बार आपकी मसल ज़्यादा डेवलप्ड हो जाए तो मसल टूट सकती है। यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी इन योर फाइबर्स, आपकी एक सप्पलनेस होनी चाहिए फास्ट बॉलर की, जो मिचेल स्टार्क में लाइक कूट के भरी। और एक डिसिप्लिन है। अभी यार बड़ी अच्छी बात बोली थी आपने कि ये लोग, इनका एक फिक्स होता है कि ये पैसों की तरफ नहीं भागेंगे। मैंने देखा था 2 साल पहले की बात है, मिचेल स्टार्क ने IPL के लिए मना कर दिया था बिकॉज ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ टेस्ट सीरीज। राइट। तो ये जो डिसिप्लिन होता है, जैसे इंडियन खिलाड़ियों में मुझे ये एक प्रॉब्लम लगती है कि कितनी भी बड़ी सीरीज आने वाली हो, वो IPL को मना नहीं कर पाते हैं। आई डोंट नो, नहीं, कई उसमें ना वो करना चाहने की बात से थोड़ा ज़्यादा ये भी हो जाता है कि कई बार आपकी एक कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं कि आप नेशनल साइड से खेल रहे हैं। एक तरीके का आपको खुद का भी होता है कि एक आपको लगता है कि सिर्फ 4 ओवर का स्पेल है, उसमें आपको 1-1.5 महीना 2 महीना खेलना है। शायद आप जितना एक टेस्ट मैच में शायद आप ओवर्स डालें, या एक सीरीज़ में आप ओवर डालेंगे एक टेस्ट सीरीज़ में, उससे कहीं कम आप एक पूरे IPL सीज़न में डालेंगे। तो कई बार प्लेयर्स को भी लगता है, कंस्ट्रेंट्स भी होती है, पीछे से आपको एक फ्रेंचाइजीज का प्रेशर होता है। आप चाहोगे भी तो आपको कहीं ना कहीं वो होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं, आपके बहुत हेवी पेनल्टीज़ हैं, तो और इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस भी होती हैं। कई बार मिचेल स्टार्क को जो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड जो इंसेंटिव्स दे रहा है, शायद वो एक्स्ट्रा हैं जो उनको IPL खेलने से ज़्यादा मिले, तो वो अलग चीज़ें हैं। बट पुराने एरा का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने क्रिकेट जो मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है वो आफ्टर 2000 देखने को शुरू किया था, मतलब बहुत विलिंगली समझ के साथ, तो 2000 के बाद से शुरू किया था। बट मुझे ऐसा लगता है मैकग्राथ के बाद राइट, स्टार्क इज दी सेकंड बेस्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया हैव प्रोड्यूस इन लास्ट 20-25 ईयर्स। मैं ब्रेटली से ऊपर रेट करता हूँ उसको ऑल फॉर्मेट में। मेरे पर्सनल लेवल पे मैं अगर कहूँ चॉइस के हिसाब से, तो मैं ब्रेटली को ज़्यादा ऊपर रेट करूँगा थोड़ा। थोड़े से, एक तो क्या है कि मुझे लगता है कि उस टाइम पे जो बैट्समैन थे वो ज़्यादा टेक्निकली अच्छे थे। जब ब्रेटली बॉलिंग करते थे उस टाइम पे आप देखो, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, इंजमाम उल हक, सईद अनवर, जो एक उस टाइम पे टेक्निक्स थी वो स्ट्रॉन्गर टेक्निक्स थी मेरे हिसाब से। और आजकल थोड़ा सा, क्योंकि एक T20 वाला गेम है तो इजी भी हो जाता है कई बार आपको विकेट लेना। अगर आप थोड़ी सी स्विंग कर रहे हैं, थोड़ी सी अगर आप
कब बाउंस ले रहे हैं कई बार, तो बैट्समैन क्योंकि उनकी एबिलिटी सिर्फ हिट करने की ज़्यादा है, डिफेंड करने की कम है, तो आपको कई बार इजी भी हो जाता है विकेट्स लेना। पर आप देखो कुछ स्ट्रेच मिचेल स्टार्क के ऐसे रहे हैं जब उनको बहुत मार भी पड़ी है, बहुत उनको उनकी पिटाई भी हुई है, विकेट्स नहीं ले पाए हैं वो। ब्रेट ली ने उस एरा में बॉलिंग करी है जहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि विकेट्स भी थोड़े से ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली भी थे, बैटिंग फ्रेंडली, और बैटर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो उस एरा में ब्रेटली, इस कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में मैं ब्रेटली को ऊपर करूंगा। बट ऑफ कोर्स मिचेल स्टार्क एंड पैट कमिंस, ऑफ कोर्स मैं इस डिबेट में पैट कमिंस को भी रखूंगा, क्योंकि लगातार ऑस्ट्रेलिया में आप बॉलिंग कर रहे हैं। एक जो मैं क्योंकि वहाँ गया हुआ, मैंने देखा हुआ है, ये कवर नहीं किया, हार्ड होता है, एक हार्डनेस है ग्राउंड की। आपका स्ट्रेन ज़्यादा आता है बॉडी पे, जितना कि आपको शायद इंग्लैंड में आए या शायद आपको किसी और साउथ अफ्रीका में उतना आए। ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड्स हार्डर हैं, ग्रास थोड़ी सी ऑफ कोर्स ज़्यादा है, बट जब आप वो पिच का जो एरिया है वो हार्डर है, इसी वजह से आपको पिचेस भी वो थोड़ा बाउंस ज़्यादा मिलते हैं, वो बॉडी पे स्ट्रेन ज़्यादा आता है। तो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क ज़बरदस्त बॉलर्स हैं, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस की आपने बात करी, मैं पैट कमिंस की लीडरशिप का बहुत फैन हो गया। मुझे लग नहीं रहा था कि वो इतनी अच्छी लीडरशिप करेंगे, बट द काइंड ऑफ लीडरशिप स्किल्स ही हैज शोन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, इट हैज़ बीन ट्रेमेंडस। मुझे ऐसा लग रहा था कि स्मिथ, क्योंकि स्मिथ इज़ वेरी शार्प एज अ लीडर, जब स्मिथ को हटा के और कमिंस को बनाया गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कमिंस उतना बीइंग अ फास्ट बॉलर, क्योंकि एक फास्ट बॉलर के साथ इमेज भी, मैं खुद एक मीडियम पेसर रहा हूँ, जयपुर लेवल पे खेला हूँ, आई कैन रिलेट विद दी पेसर्स। तो बैटिंग फ्रेंडली है, आपने बोला आज की तारीख में T20 के चक्कर में पिटाई बहुत पड़ती है, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, बट पैट कमिंस ने वो करी है। और ऑस्ट्रेलिया नो डाउट वर्ल्ड चैंपियंस हैं, और वेस्ट इंडीज़ का जो एक एरा हुआ करता था अर्ली ये 1980s और 1970s में, उसके बाद जो टीम निकल के आई है 2000 से मैं देख रहा हूँ, 2003 का वर्ल्ड कप, 7 का वर्ल्ड कप, 15 का वर्ल्ड कप, देन 23, मतलब ऑस्ट्रेलिया इज, और उसके बीच में 21 का वो T20 वर्ल्ड कप, T20 डोमिनेटिंग टीम, वेरी डोमिनेटिंग टीम। तो ये तो देखिए भैया ऑस्ट्रेलिया की और एशियाज़ की बात हो गई, और क्रिकेट तो ऐसा टॉपिक है अपन घंटों बात करते रहेंगे, बिल्कुल। बट हमारे व्यूअर्स के लिए हमें मेन चीज़ें कवर करेंगे, मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे, ताकि अपने एक्सपीरियंसेस अपन शेयर कर सकें। एक और सीरीज़ चल रही है एशियाज़ के साथ, जो अपनी होम सीरीज़ है इंडिया और अफ्रीका। कल परसों मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक आपने आर्टिकल लिखा था टर्निंग पिचेस को लेके, थोड़ा सा उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे आप कि क्या हो रहा है, क्या क्यों फंस रहे हैं अपन अपने ही जाल में। एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू सुना मैंने रॉबिन उथप्पा का, शायद आप उससे एग्री करें, कि रॉबिन उथप्पा बता रहे थे कि आज से कुछ साल पहले जब इंडिया डोमिनेट करती थी स्पिनिंग विकेट्स पे, तो वो बता रहे थे कि, एंड रॉबिन उथप्पा, आई फील रॉबिन उथप्पा, वरुण अरुण, ये नए एनालिस्ट बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, दे हैव रियली गुड वर्ड्स। वो शायरियाँ नहीं करते हैं, आप मानता हूँ, बट उनके एनालिस्ट जो होता है उनका वो एनालिसिस वो बहुत अच्छा होता है। तो रॉबिन उथप्पा ये कह रहे थे कि उनके टाइम पे, केरला से वो खेलते थे, उनके टाइम पे टर्निंग विकेट्स बनाई जाती थी डोमेस्टिक मैचेस के लिए भी, फिर वो धीरे धीरे चेंज हुआ और उसको ऐसा बनाया गया, ऐसी पिचेस बनाई गई कि मैचेस 4 दिन में ख़त्म हो, रणजी वाले। डोमेस्टिक में आप खिला रहे हैं 4 दिन, आप ऐसे विकेट बना रहे हैं कि बैट्समैन, मतलब टीम्स 4 दिन खेलें, और जब आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं उसी पिच पे, आप उसको ऐसा बना रहे हैं कि 2-2, 3-3 दिन में। तो क्या ये एक वजह है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि डोमेस्टिक को खिला, क्योंकि अब ऐसा आ रहा है विराट कोहली, सचिन, लक्ष्मण, द्रविड़, ये स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे जो अब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने आर्टिकल में स्पेसिफिकली इसी के ऊपर बात करी थी कि कैसे एक स्ट्रैटेजी शिफ्ट हुआ था लास्ट 1-1.5 डेकेड में, लास्ट 10-15 साल में एक स्ट्रैटेजी शिफ्ट इस तरीके से रहा है कि हम क्लियरली शिफ्ट, हमने सोचा कि हम बाहर सेना कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सेना कंट्रीज़ में जीत नहीं रहे थे, बीच बीच में बहुत बड़ी लॉसेस भी आ रही थी। उस को ओवरकम करने के लिए एक ये कोशिश करी गई कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में थोड़ी सी फास्टर पिचेस बनाई जाएं, और उसको फ़ायदा हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए हुआ कि हमारे इतने सारे फास्ट बॉलर्स निकल के आए, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शामी, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, सभी लोग आप देखो लगातार एक फैक्ट्री की तरीके से निकले। एक ज़बरदस्त पूरा हमारा एरा रहा है, जितना शायद हमारे उससे पिछले के 50 साल नहीं रहे होंगे, उतने बॉलर्स हमारे 10 साल में, 12 साल में निकले हैं। एब्सोल्युटली। उसका कारण यही था कि हमने एक क्लियर स्ट्रैटेजी थी कि हम बाहर जीतें, क्योंकि आप ध्यान वहाँ कर रहे थे। तो एक इंडिया में जीतने के लिए आपने सोचा कि यार फटाफट यहाँ पर हम लोग कैसे कर लें, क्योंकि मेन कॉन्सेंट्रेशन इज़ हाउ टू विन अवे फ्रॉम इंडिया। इंडिया में जीतने के लिए कि इंटरनेशनल लेवल पे ये कोशिश करी गई कि क्योंकि आप अगर एकदम बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स दे देंगे तो देन इट विल बिकम वेरी इजी, और यहाँ पर आपके फास्ट बॉलर्स को मुश्किल होगी, थक भी जाएंगे। तो ऐसा एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाई गई कि एक टर्निंग
थोड़े से एक अनइवन पिचेस बनाई जाएं कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उनको फटाफट विकेट्स लेने में फ़ायदा हो, और थोड़े से हमारे बैट्समैन उस समय अडेप्ट थे। एक जो आपका लाइनअप था वो चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और रहाणे, अजिंक्य रहाणे, ये सभी लोग अच्छे प्लेयर्स थे स्पिन के। और उस पूरे सिनेरियो में रोहित शर्मा खुद बहुत अच्छे प्लेयर स्पिन के थे। जैसे जैसे पिछले लास्ट 2-4 साल, लास्ट 3-1 साल से मैं कहूँगा, जैसे ही विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी थोड़ा सा गेम नीचे जाने लगा, रहाणे पुजारा भी थोड़ा सा अपनी एक रिटायरमेंट के क्लोज आने लगे, तो आपने ये क्लियरली देखा कि हमारे कोलैप्सेस चालू हो गए, क्योंकि कहीं हमारे बैट्समैन उन स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे उनकी एक बैटिंग डिप हुई फॉर्म। दूसरे हमारे जो 2 स्पिनर्स थे अश्विन और जडेजा, हम उन पे ओवर रिलायंट थे। उनके अलावा क्योंकि आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में स्पिन फ्रेंडली विकेट्स नहीं थे, T20 क्रिकेट आ गई थी जहाँ पर पेस वेरिएशंस को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा था बजाय कि स्पिनर्स को। तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से भी जो प्लेयर्स नए निकल रहे थे वो ज़्यादातर पेसर्स निकल रहे थे, स्पिनर्स इतने अच्छे नहीं निकल रहे थे। तो आपको स्पिनर्स भी अच्छे नहीं मिल रहे, तो आपकी मदद कैसे होगी? आपको अच्छे स्पिनर्स खेलने को नहीं मिलेंगे तो आपके बैट्समैन भी तैयार नहीं होंगे। वही हुआ, अश्विन और जडेजा की हल्की सी जब फॉर्म लास्ट 1-2 साल में डिप हुई, स्पेशली रविचंद्र अश्विन की, तो आपने देखा कि हमारे सडन एक लॉसेस आने लग गए। जो हमने 12 साल तक कोई इंडिया में सीरीज़ नहीं हारी थी, वो हम 3-0 न्यूजीलैंड से हार गए। और कोलैप्सेस आप देखो, एक बांग्लादेश में मेरे को ऐसा याद है शायद मीरपुर में हुआ था कोलैप्स 2022 के सीरीज़ में, हम लोग 140 और चेस कर रहे थे, 70 for 7 हो गए थे। किसी तरीके से श्रेयस अय्यर अश्विन ने मैच जिताया था, वो कोलैप्स स्पिन के अगेंस्ट हुआ था। उसके बाद आप देखो लास्ट ईयर 2024 में फरवरी में इंग्लैंड के अगेंस्ट हम 4-1 जीते हैं सीरीज़, बट जो एक मैच हारे थे हमको वही कुछ 150 कुछ चेस करना था और हम चेस नहीं कर पाए थे, कोलैप्स हो गया था स्पिन के अगेंस्ट। एक अननोन स्पिनर इंग्लैंड के टॉम हार्टली करके, वो आके 7 विकेट ले जाते हैं, वो आके 7 विकेट ले जाते हैं। आपके ग्लेन फिलिप्स आके स्पिन करते हैं जो रेगुलर स्पिनर नहीं है। मिचेल सैंटनर ने लास्ट ईयर न्यूजीलैंड के लिए अच्छा किया, पर वो तो आप मान सकते हैं बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, वेरी गुड बॉलर। बट एक आपके बैट्समैन एक टेम्पररी स्पिनर्स जो हैं वो आके विकेट्स ले रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं अब आपका स्ट्रैटेजी में चेंज आना चाहिए। पहले जो स्ट्रैटेजी 10-12 साल तक काम करी है वो अब काम शायद ना ही करेगी, क्योंकि अब आपके वो प्लेयर्स स्पिन खेलने वाले हैं नहीं जो उन विकेट्स पे सर्वाइव कर जाएं। प्लस ऐसा होता है कि अगर आपके डिटरेटिंग विकेट्स हैं तो यू ऑल्सो ब्रिंग इन दी अवे टीम इनटू द गेम। जो आपके ऑर्डिनरी स्पिनर्स जो मैं बता रहा हूँ कि जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं दूसरी टीम के, वो भी आके 6-6, 4-4 विकेट्स ले जाते हैं। आप उनको बराबरी का एक तरीके से मंच दे देते हो, आप पिच दे देते हो कि वो भी आके उस पर टर्न करके अनइवन करके आपके विकेट्स ले रहे हैं, और आपके बैट्समैन अब वो वाले रहे नहीं जो स्पिन को खेल सकते हैं। तो अब स्ट्रैटेजी शिफ्ट की ज़रूरत है, एंड दैट्स समथिंग दैट आई रोट अबाउट कि क्लियरली वो अब कहीं ना कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में एक वो स्ट्रक्चर जो आया था उसको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक हमारे को पिचेस हमारी डेजिग्नेट करनी चाहिए कि ये फास्ट बॉलिंग के लिए असिस्टिंग है, ये स्पिनिंग के लिए असिस्टिंग है। वो आप कहीं पर भी जाते हो, आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो, आपको पता है पर्थ मैच हो रहा है अभी कि बाउंस मिलेगा, पेस मिलेगी। हमारे इंडिया में कभी हम सेम वेन्यूज़ पे जब खेलते हैं, कभी वो विकेट टर्निंग हो जाता है, कभी वो विकेट पेस हो जाता है। वो हमारा विराट कोहली ने भी पिछले कुछ समय में ये बात करी है कि हमारे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट सेंटर्स बनाने पड़ेंगे और उनको फिक्स करना पड़ेगा कि ये आपके स्पिनिंग विकेट्स हैं, ये आपके पेस फ्रेंडली विकेट्स हैं। और वही आपकी उसी पे जब तैयारी होगी आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बैट्समैन की, तो वो जब इंटरनेशनल में आएंगे टीम में तो उनको बहुत ईजी होगा उन पे स्पिन खेलना, पेस खेलना। सो दैट्स समथिंग दैट आई फील द डिफरेंस जो आ रहा है। होपफुली जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक में भी कुछ प्लेयर्स हैं जो स्पिन के अगेंस्ट खेलते हैं बट उनको चांस नहीं मिल पा रहा है। सरफराज ने इंग्लैंड की सीरीज़ में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी एक सेंचुरी भी मारी, 150 मारे। उसके बाद ऑब्वियसली कुछ स्मॉल स्कोर्स हुए, बट वो सबके हो रहे थे, वो कोहली के भी हो रहे थे, वो दूसरे खिलाड़ियों के भी हो रहे थे, बट फिर एकदम से उसको सेटअप से बाहर कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया लेके गए, खिलाया नहीं, एंड देन सेटअप से बाहर कर दिया। अभिमन्यु बितन डेब्यू नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी टीम के साथ ट्रेवल किया। श्रेयस अय्यर इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन आई गेस, बिकॉज आप मुंबई से हैं, तो आपको मुंबई के क्रिकेट के बारे में तो बहुत डीप नॉलेज होगी। इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। सिद्धेश लाड बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अभी मैं उनके परफॉर्मेंसेस देख रहा था, इज़ अ वेरी गुड प्लेयर अगेन। बट वो कब सेटअप में आएंगे, कब उनको मौका मिलेगा, क्योंकि इंडिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है 11 में जगह बनाने की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से सभी लोग, मेरे अभी ये जो 20-25 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है,
इसमें से मेरे ख्याल से एनीबडी कैन बी देयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे हिसाब से मैं खुद आप सही कह रहे हो कि मेरे हिसाब से सरफराज खान इस टीम में होने चाहिए थे, जो अभी खेल रही है। क्यों नहीं है उसके मुझे भी आपका भी एक शायद आर्टिकल आपने मेरे ख्याल से डाला था सरफराज खान के ऊपर मैंने करा था कि सरफराज खान का एक क्यूरियस केस की तरीके से है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई ऐसी ख़राब परफॉर्मेंस आई नहीं और वो टीम से बाहर हो गए। बट टीम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ये कह रही है कि फिटनेस के इश्यूज़ थे उनके। अब जो पिछले कुछ समय में उनकी फ़ोटोज़ भी आ रही हैं, उनके कुछ वीडियोज़ आ रहे हैं, सरफराज खान ने अपने फिटनेस पे बहुत मेहनत भी की है, वो काफ़ी स्लिम और एकदम एथलेटिक हो रहे हैं। सो होपफुली ही विल बी बैक इन द टीम। मेरे हिसाब से तो उनको होना चाहिए इस टीम में। और मेरे आगे आने वाले जो भी टेस्ट सीरीज़ जो इंडिया में है उसमें मुझे लगता है कि सरफराज खान को आप जल्दी देख सकते हैं, उम्मीद करते हैं, क्योंकि मुंबई के एक और लेजेंड हैं जो इंडिया के वन ऑफ द लेजेंड्स में से आते हैं, सुनील गावस्कर साहब। वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि आपको मॉडलिंग थोड़ी करानी है, इफ़ द प्लेयर इज़ परफॉर्मिंग, ऑब्वियसली फिटनेस लेवल होना चाहिए, मैं इसमें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूँगा, बट अगर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, इफ ही इज स्कोरिंग रन, तो उसको फोकस करना चाहिए, उसको चांस देना चाहिए। राइट, फिटनेस पे प्लेयर को काम करते रहना चाहिए। और एक स्पेसिफिकली जो बात कहते हैं सुनील गावस्कर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि आपकी क्रिकेट फिटनेस एक बहुत अलग फिटनेस होती है, और एक जो आप जनरली आप किसी को देख के सोचते हैं कि तो बहुत फिट है, वो अलग फिटनेस है। एक जिम फिटनेस अलग है, कि आपके हो सकते हैं 6 पैक एब्स हों, आपके अच्छे मसल्स निकले हुए हों, ज़रूरी नहीं आप क्रिकेट फिट हों। आप रोहित शर्मा का एग्जांपल देखिए, पिछले कुछ समय में रोहित शर्मा स्लाइटली ओवरवेट दिख रहे थे फील्ड पे, पर आप देखिए T20 वर्ल्ड कप में पिछले साल जब हम जीते हैं 2023 वर्ल्ड कप में, कोई उनको वो स्विवल करके जो हुक और पुल कर रहे हैं, छक्का मारा था ना एग्जैक्टली पैट कमिंस को, एग्जैक्टली क्या छक्का मारा था। तो उनकी, और फील्ड पे भी, नॉट जस्ट बैटिंग में, आप उनकी फील्ड में भी देखिए, आप ऐसा नहीं लगेगा आपको कि वो लथार्जिक है। एक क्रिकेट फिटनेस एक अलग है, और उसके लिए कहीं ना कहीं सही बात है कि सरफराज खान मेरे ख्याल से उसमें सही बैठ रहे थे, बट शायद टीम मैनेजमेंट को उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। शायद वो चाहते थे कि और फिट हों, शायद उनकी फील्डिंग और बेटर हो, और मे बी कोई दूसरे प्लेयर्स को वो ट्राई करना चाह रहे थे। बट मेरे ख्याल से आगे जाते हुए आप जल्द उनको देखेंगे मेरे हिसाब। अच्छा, काफ़ी लोग जो हैं भैया वो सोच रहे होंगे कि मैं आपको भैया भैया क्यों बोल रहा हूँ। तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ मैं भैया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हैं हमारे स्कूल के सीनियर। जी हाँ, सेंट ज़ेवियर स्कूल जयपुर में हम दोनों साथ पढ़ते थे। और अच्छी चीज़ बताता हूँ इसमें, बेस्ट पार्ट क्या है कि मैंने अपना जो रेड बॉल क्रिकेट स्कूल के लिए शुरू किया था वो सिद्धार्थ भैया के अंडर किया था। अपूर्व भैया कैप्टन थे, सिद्धार्थ भैया वाइस कैप्टन थे, और हम बहुत जूनियर थे। तो हम लोगों के लिए क्या उस टाइम इनको आइडलाइज करते थे हम लोग, कि यार देखो हमारे सीनियर से कितना अच्छा खेलते हैं, क्या खेलते हैं, हम भी इनकी तरह खेलेंगे। तो अब आज भी मैं अभी जब अपने दोस्तों से बात करता हूँ और इनका नाम लेता हूँ तो उनको भी याद आ जाते हैं कि हाँ यार सिद्धार्थ भैया होते थे, बांस के पैड लेके आते थे। तो सिद्धार्थ भैया ऐसा करते हैं, बातचीत कर ली अपन ने, जहाँ अपन लोग मिले थे, बाकी की जो बातचीत है या किस्सा वही है, वो अपन वहीं चलते हैं, ज़ेवियर चलते हैं। चलो, लेट्स गो फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। बिल्कुल चलें? बिल्कुल, चलिए, वुड बी लवली, आइए। लेट्स गो।